आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में पंचकुला में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन संगोष्ठी को केंद्रीय आयुष मंत्री ने किया संबोधित। कहा, मौजूदा युग में आयुर्वेद है एक वरदान के समान। धनतेरस पर गुरुग्राम को मिली 109 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार अंडरपास की सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एसपीआर को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जोड़ने वाली वाटिका अंडरपास का किया शुभारंभ। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, हरियाणा में पंजाब के मुकाबले पराली जलाने के मामले काफी कम। प्रदेश सरकार के बेहतर प्रयासों के चलते किसान पराली प्रबंधन के बारे में हो रहे हैं जागरूक। और मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे यात्रा का शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। पंचकुला में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन संगोष्ठी आज आयुर्वेद के जन संदेश को जन भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन में बदलने और वैश्विक मंच पर आयुर्वेद को स्थापित करने के संदेश के साथ संपन्न हो गई। दूसरे दिन के कार्यक्रम की आज शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, आयुष राज्य मंत्री मूंजपरा महेंद्र भाई और आयुष मंत्रालय व स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित अन्य इस अवसर पर उपस्थित रहे। केंद्रीय आयुष मंत्री ने कहा कि मौजूदा युग में आयुर्वेद एक वरदान के समान है और आयुष मंत्रालय लगातार प्रयास कर अब तक देश में लगभग 8000 से अधिक वेलनेस सेंटर की स्थापना करवा चुका है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष आयोजित करने से आयुर्वेद दिवस की ख्याति विश्व भर में बढ़ी है। आयुर्वेद दिवस के वैश्विक अभियान का संदेश आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ और G20 बैठक की ग्लोबल थीम वासुदेव कुटुंबकम की छाप को पूरी दुनिया देख रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 8वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुर्वेद दिवस की माइक्रो वेबसाइट का निर्माण किया गया, जिसे दुनिया भर से लगभग 20 करोड़ लोगों का सहयोग मिला। उन्होंने स्पेशल इशू मिलेट्स द न्यूट्री सीरियल्स जर्नल व कई पुस्तकों का अनावरण किया और आयुर्वेदा जिंगल की शुरुआत भी की। भूमिका लेने जा रहा है और आज भारत का ज्ञान विज्ञान सारे सेक्टर में, कृषि हो, अलग अलग इंडस्ट्री हो, स्टार्टअप हो, यूनिकॉर्न हो, हर सेक्टर में आज जिस हिसाब से भारत के विकास संभव हुई है, युवा शक्ति को आगे बढ़ाने का जो महत्वपूर्ण भूमिका माननीय प्रधानमंत्री ने ली है, महिला सशक्तिकरण करने में जो भी मजबूत कदम उठाए, इसकी वजह से आज देश जाग उठा है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगले 25 साल आप भी देखते रहिए कि हमारे भारत को एक विकसित देश बनाने में आयुष का कितना बड़ा भूमिका। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए आयुष मंत्रालय की सराहना की और आयुर्वेद के महत्व पर प्रकाश डाला। ऑफ आयुर्वेदा जो पंचकुला के अंदर स्थापित किया और आज वो भव्य बिल्डिंग बन करके तैयार होने जा रही है, जिससे इस पूरे उत्तर क्षेत्र के लोगों को आयुर्वेदिक तरीके से, आयुर्वेदिक पद्धति से अपना इलाज कराने का अवसर मिलेगा। ये हमारी आयुर्वेदिक पद्धति नई नहीं है, बहुत प्राचीन पद्धति है। हमारे ऋषियों, मुनियों, संतों के द्वारा प्राचीन समय में भी आयुर्वेद के द्वारा ही उपचार किया जाता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में ढांचागत तंत्र को विस्तार देते हुए आज वाटिका चौक पर नवनिर्मित अंडरपास का उद्घाटन किया। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा 109 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से तैयार इस अंडरपास के आरंभ होने से सदर्न पेरिफेरल रोड से गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के बीच यातायात सुगम होगा। मुख्यमंत्री ने वाटिका चौक अंडरपास का मंच से रिमोट दबाकर उद्घाटन पट्टिका का अनावरण किया और रिबन काटकर यातायात के लिए इस परियोजना को जनता को समर्पित किया। मनोहर लाल ने उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशवासियों को धनतेरस के शुभ अवसर की बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम एक आइकॉनिक सिटी है। आगामी 5 सालों में गुरुग्राम को ग्लोबल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर जल्दी ही ऑक्शन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपके जेल दिए, इसके
बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथवा पीडब्ल्यूडी जितने विभाग है सबको एक समन्वय बैठा करके गुरुग्राम के विकास को सोचना होगा। तभी हम जो गुरुग्राम की कल्पना बनाई है उसके अंदर लोगों को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। मुझे खुशी है कि उसमें यहाँ के लोगों का भी सहयोग मिला, हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ का भी सहयोग मिला है। योजना बनाने वालों ने भी अच्छी योजना बना करके हमने आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं आने दी, केंद्र सरकार ने भी कोई कमी नहीं आने दी। और लगातार इस पिछले 2014 के बाद जैसा आज हम एक अंडरपास का उद्घाटन देख रहे हैं, अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं तो गुरुग्राम में एक भी अंडरपास नहीं था और अब 16 अंडरपास जो है हमने स्टार्ट कर रहे हैं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में जो इंफ्रा तैयार किया है उससे आम जन का जीवन बेहतर हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज गुरुग्राम में विभिन्न कार्यों के माध्यम से विकास को एक नई गति प्रदान की जा रही है। समय से पहले NHAI ने इसको बना के खड़ा कर दिया है। लोगों को राहत मिली है क्योंकि इससे न केवल जैम रहा करता था, पेट्रोल ज्यादा खर्च हुआ करता था, प्रदूषण ज्यादा हुआ करता था। इससे काफी राहत जो गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर चलने वाले हैं और ये वाटिका चौकी पर जाने वाले हैं उनको अच्छा खासा राहत मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि NHAI ने अच्छा काम किया है और GMDA ने जो पैसा तजवीज़ किया है इसके लिए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्होंने 109 करोड़ रुपया तजवीज़ किया जिससे ये आज के दिन बन पाया। देश भर में आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। इसे धन त्रयोदशी और धनवंतरी जयंती के रूप में भी जाना जाता है। इसे नई खरीद, विशेषकर नए बर्तन या सोने चांदी की खरीद के लिए अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम ने कहा कि धनतेरस का पर्व स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने भगवान धनवंतरी की कृपा से सबके लिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की ताकि विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिलती रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व अन्य नेताओं ने भी धनतेरस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में धनतेरस के त्योहार को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में लोग बाजारों में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। हिसार के आभूषण विक्रेता राघव गर्ग ने बताया, धनतेरस के अवसर पर ग्राहक सोने चांदी के आभूषण जमकर खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोना खरीदने वाले 1 ग्राम के सिक्के जबकि चांदी के कम से कम 1000 रुपये के आभूषण व चांदी के सिक्के खरीद सकते हैं। डायमंड को सिल्वर की शॉपिंग शुभ मानी जाती है, तो लोग लेडीज जेंट्स सारे मतलब परिवार है ना, गोल्ड की, सिल्वर की, डायमंड्स की, कुंदन सब चीज़ों की शॉपिंग खूब कर रहे हैं। खूब डिमांड है इस चीज़ की और है ना काफ़ी लोग उत्साह में ये शॉपिंग कर रहे हैं। चांदी की तो जी देखो मिनिमम स्टार्ट लगा लो, लेडीज चुटकी पहनती हैं तो 150-200 रुपये से चुटकी स्टार्ट हो जाती है जो कि शुभ मानी जाती है। हर बार की तरह गोल्ड और सिल्वर की बराबर सेल चलती है कि लोग गोल्ड की आइटम्स जैसे बैंगल्स हो गई, पेंडेंट सेट हो गए, रिंग्स हो गई, काफ़ी डिमांड में है। चांदी में तो मूर्ति गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां हो गई और चांदी के प्योर चांदी के सिक्के हो गए जी। हिसार के बाजार में पहुंचे स्थानीय लोगों ने कहा कि खरीदारी के लिए धनतेरस का दिन शुभ माना जाता है, इसलिए वे खरीदारी करने आए हैं। अच्छा माना जाता है, तो अभी मैं ज्वेलरी देख रही हूँ एज ए मैरिज पर्पस, तो मैंने कहा आज शुभ मुहूर्त है तो मैंने आज से ही ट्राई कर दिया। चोकर सेट हो गए, रिंग्स हो गई, रिंग्स की तो बहुत डिमांड रहती है, और लॉन्ग सेट हो गए, तो मतलब कि लेडीज़ गोल्ड ज़्यादा प्रेफर करती है डालने को, खुश होती है गोल्ड डाल के। तो मैं कॉकटेल रिंग्स भी देख रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं चोकर देख रही हूँ, ये सेट भी देख रही हूँ। जी एक्साइटमेंट फुल है भैया, काफ़ी टाइम बाद ऐसी भीड़ भाड़ वाली दिवाली देखने को मिल रही है और धनतेरस पे स्पेशल ज्वेलरी और मतलब घर के बर्तन के लिए शॉपिंग करने का कुछ प्लान है। अभी तो कपड़े खरीद के आए हैं, तो शाम को फैमिली के साथ कुछ ज्वेलरी वगैरह लेने जाएंगे हम। आज सोचा हुआ है मंगलसूत्र लेना है, बहुत टाइम से सोचा था लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा था, तो आज डिसाइड किया कि आज लेंगे इवनिंग में जाके। सबको बहुत बहुत मुबारक धनतेरस, हैप्पी दिवाली।
प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि पराली जलाने के मामले में राज्य सरकार ने अब की बार विशेष प्रबंध किए हैं, जिसके चलते पंजाब के मुकाबले हरियाणा प्रदेश में सिर्फ 7% आगजनी की घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि पूरे एनसीआर में हुई हल्की बूंदाबांदी से एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हुआ है। उन्होंने हरियाणा प्रदेश के किसानों का धन्यवाद करते हुए बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पराली जलाने की घटनाओं पर संज्ञान लेने के बाद राज्य सरकार ने बेहतर पराली प्रबंधन को लेकर किए गए उपायों के बारे में अपना जवाब दे दिया है। कृषि मंत्री ने बताया कि हरियाणा प्रदेश की मंडियों में 90% धान पहुंच चुकी है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि प्रदेश में अब पराली जलाने की घटनाओं में बड़े स्तर पर कमी आई है। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब की मंडियों में अभी तक 60% धान ही पहुंचा है। ऐसे में पंजाब ने अभी खेतों में ही धान व पराली उपस्थित है। कृषि मंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन को लेकर बड़े स्तर पर मशीनें किसानों को दी हैं। इसके साथ ही जिन किसानों ने धान नहीं बोई उन किसानों को 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी है तथा पराली प्रबंधन को लेकर जगह जगह पर उनके स्टॉक करने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही पराली से संबंधित उद्योगों को भी बढ़ावा देने का कार्य राज्य सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार ने धान की कटाई के बाद पराली न जलाने पर प्रति एकड़ 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी किसानों को दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार को भी हरियाणा सरकार की तर्ज पर किसानों के लिए मशीनरी व प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाएं करनी चाहिए ताकि किसानों को पराली प्रबंधन को लेकर शिक्षित करना चाहिए। हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरा सहयोग किया। हरियाणा में बहुत ही इक्का दुक्का घटनाएं घटी हैं और ये रिकॉर्ड हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा और बहुत सारी हमने योजनाएं बनाई जिससे किसानों को मशीनरी दी, किसानों को TSR भी दी, धान बोने के लिए 4,000 रुपये दिए, धान ना बोए उसको 7,000 रुपये दिए, 80,000 के आसपास हमने मशीनरी दी और पराली के लिए हमने जो खपत के इंतजाम किए और उससे एक फ़ायदा हुआ है कि बिल्कुल पंजाब से 7% हमारे यहाँ आगजनी की घटनाएं हुई, जबकि हमारे यहाँ धान की कटाई मंडियों में धान 90% आ चुका है, पंजाब में अभी 60% ही आया है। मैं कोई पंजाब के किसानों को आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ये सरकार का काम है कि उनको शिक्षित करे, उनको मशीनरी दे, उनको सुविधाएं दे। किसान बेचारा आग जब लगाता है जब उसके पास और कोई साधन नहीं बचता। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मुख्य ध्येय विकसित भारत का निर्माण करना है, जिसमें हर नागरिक को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ना, उन्हें लाभ पहुंचाकर सशक्त बनाना है। इस यात्रा से गांव व शहर के हर व्यक्ति को शामिल कर इसे महोत्सव का रूप देना है। उन्होंने कहा कि यात्रा को गांव व वार्ड स्तर पर स्वास्थ्य शिविरों, कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से सेवाएं सुलभ करवाकर स्वयं सहायता समूहों, नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर, पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों की जन भागीदारी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मनभावक व मनोरंजन से भरपूर बनाया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले दिनों चलाए गए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को हरियाणा के लोगों ने भरपूर सहयोग देकर सफल बनाया, जिसके कारण हरियाणा को तीसरा स्थान हासिल हुआ और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल ने प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करते हुए विस्तार से विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा का शुभारंभ 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इसके लिए राज्य में 90 मोबाइल वैन उपलब्ध करवाई जाएंगी। एक वैन दिन में 2 गांव और 3 वार्डों को कवर करेगी। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में पलवल के आयुष विभाग की ओर से निःशुल्क आयुष कैंप का आयोजन भी किया गया और लोगों को आहार के नियम के बारे में जागरूक किया गया। आयुष विभाग के नोडल अधिकारी सतीश शर्मा और वरिष्ठ आयुष अधिकारी संजीव तोमर ने कहा कि लोगों को आयुर्वेद के बारे में जागरूक किया जा रहा है। शिविर में लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई है और संतुलित आहार के बारे में बताया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मोटा अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद रहते हैं। ये हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। के लिए हर दिन आयुर्वेद, तो ये थीम रखी गई है इस बार आयुर्वेद का
घर घर में आयुर्वेद अपनाना। आयुर्वेद आहार पे ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी के निर्देशन में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो हमारे जो 8 अन्न हैं जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुट्टू, सामा, इस तरह के अन्न हैं, उनका विशेष रूप से इनको श्री अन्न भी कहते हैं। इनमें पौष्टिकता बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम होती है, तो डायबिटीज और उन रोगियों के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे डायबिटीज होती ही नहीं है। तो हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद ये चल रहा है और हम लोगों का ये कई दिन से विशेष कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह और सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, जितने स्कूल हैं, फार्मर्स हैं, सबके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया जा रहा है मेडिसिनल प्लांट्स के लिए। इसके लिए जागरूकता की जा रही है और आज हमारे लिए हम लोगों ने विशेष कैंप लगाया हुआ है, फ्री आयुर्वेद दवाइयों के लिए कैंप लगाया हुआ है। शिविर में आए लोगों ने बताया कि आयुष विभाग द्वारा उनके स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई है। डॉक्टर ने उन्हें उचित परामर्श भी दिया है। हमारे हब्स हैं उनकी प्रदर्शनी रखी गई है, जो हम किचन से इलाज कर सकते हैं लोगों को, उस संदेश को लोगों के बीच पहुंचाया जाए, उसके बारे में जानकारी के लिए हमने प्रदर्शनी लगाई है। इसके अलावा जो आजकल मौसम के अकॉर्डिंग जो सब्जियां हैं, जो हरी सब्जियां हैं, उसको हम नियमित आहार में किस तरह सेवन करना चाहिए, उनकी रेसिपी क्या होनी चाहिए। इसके अलावा जो मिलेट्स हैं, ये मिलेट्स ईयर के तौर पर मनाया जा रहा है, तो मिलेट्स भी हमने रखे हैं अपनी प्रदर्शनी में। आकर हमने डॉक्टर से जानकारी ली कि किस तरह से जो खाने पीने के सामान है उनका प्रयोग किया जा सकता है, उन्होंने जानकारी दी। ये बड़ा अच्छा कैंप था और इस तरह के कैंप लगते रहने चाहिए, जिससे कि लोग आयुर्वेदिक के प्रति जागरूक हो सकें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों के जीवन में अद्भुत उत्साह और खुशहाली आई है। मुख्यमंत्री ने यमुनानगर के बिलासपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में किए गए कार्यों की बदौलत हर जिले के विकास को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी व मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दिया। उन्होंने नशे की समस्या के बारे में एक शिकायत पर बोलते हुए कहा कि जो भी नशे का व्यापार करता है उसकी संपत्ति को अटैच कर आगे की कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जाएगी, वह सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग द्वारा सडोरा विधानसभा क्षेत्र में 2.39 किलोमीटर लंबी 4 नई सड़कों के निर्माण कार्य तथा भगवानपुर लोगढ़ साहिब गुरुद्वारा सड़क में SGPC गुरुद्वारा तक सड़क और लोगढ़ नदी पर पुल के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। इसी दौरान उन्होंने 3 दिव्यांगों को मोटराइज्ड तिपहिया साइकिल भी वितरित की और हरियाणा आजीविका मिशन द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने पुस्तकालय की मांग पर नगरपालिका भवन में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में कई इलाकों में प्रातः हुई वर्षा के कारण लोगों को पिछले कई दिनों से जारी वायु प्रदूषण से कुछ राहत मिली है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी वर्षा होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। पहाड़ों पर ताज़ी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वर्षा के कारण तापमान में गिरावट से मौसम का मिजाज बदल गया है। लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। हरियाणा के कई जिलों में देर रात से ही वर्षा होनी शुरू हो गई और हवाओं के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक में कुछ सुधार हुआ है। वह कुछ लोगों को स्मॉग से कुछ राहत मिली है। कृषि माहिरों के अनुसार अगेती सरसों की फसल के लिए बारिश फायदेमंद है। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में कल देर सायं दीपावली मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कृषि मंत्री ने कहा कि जीवन में प्रकाश उल्लास के प्रतीक इस दीपावली पर्व को आपसी सद्भाव व मेलजोल से मनाना चाहिए ताकि समाज में सामंजस्य बढ़े। त्योहारों से आपस में भाईचारा व स्नेह की भावना सुदृढ़ होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बुनियादी तौर पर हरियाणा को मजबूत करने का काम किया है। दिवाली का त्यौहार भी शहीदों के नाम से मनाया जा रहा है और जब से देश के अंदर मोदी जी प्रधानमंत्री आए हैं, हमेशा से चाहे वो दिवाली का त्यौहार हो, बॉर्डर पर सैनिकों के साथ मनाते हैं या लद्दाख के अंदर, कारगिल के अंदर, और जो मान सम्मान शहीदों को मिलना चाहिए, चाहे वो पहले के शहीद हों, आज़ादी से पहले के, चाहे वर्तमान के शहीद हों, तो एक नई प्रथा डाली है और इसी
श्रृंखला में जो काम किया है हमारे यादव साहब ने, मैं इनको बधाई देता हूँ। और देश जो है एक सूत्र बंद करके आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। आज लोकतंत्र है, आज़ादी है, वो जो इस देश की कुर्बानियाँ दी हैं, बलिदान दिया है, सब उसी की वजह से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 62वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान आज मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री ने देहरादून में आयोजित स्थापना दिवस परेड समारोह के दौरान परेड का निरीक्षण किया और शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए आईटीबीपी के जवानों ने अनगिनत बलिदान दिए हैं और देश वीर जवानों के त्याग बलिदान को सलाम करता है। उन्होंने आईटीबीपी के जवानों को स्थापना दिवस की बधाई देते हुए सभी हिम वीरों व देश के लोगों को दीपावली और धनतेरस की बधाई दी। और देश भर की 130 करोड़ की जनता को धनतेरस से शुरू होने वाला दीपावली पर्व, इसकी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, हमारे देश को और आगे बढ़ाए और मोदी जी के नेतृत्व में हम यश गाथा लिखने में फिर से एक बार सफल हो। आज जो हिमवीर सीमा पर तैनात है, शायद उनको मालूम नहीं है कि दीपावली के दिन पर जब देश का नागरिक अपने घर में उजाले के लिए, अपने घर के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक दिया जलाता है, तब एक दिया सरहद पर तैनात हमारे जवानों के लिए भी जलाता है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांव और आईटीबीपी हमारे लिए खास हैं। सीमा का विकास हुए बिना देश सुरक्षित नहीं रह सकता। सीमावर्ती गांव के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बनाया। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी के जवानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से दवाइयां और सब्जियों की सप्लाई शुरू हुई है। सरकार ने आईटीबीपी की 7 नई बटालियन बनाने की स्वीकृति दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को हर क्षेत्र में मजबूत बनाना है। गृह मंत्रालय की पहल पर 7 आईटीबीपी बटालियन को स्वीकृति दी है और आईटीबीपी की स्थापना से एक साथ 7 बटालियन पहली बार स्वीकृत हुए हैं। लगभग 7 बटालियन, एक सेक्टर हेडक्वार्टर 3000 करोड़ की लागत से बनेगा और साथ में से 4 बटालियन का स्थापना की तैयारी आईटीबीपी ने कर ली है। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 5वां 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ आयोजित संवाद की सह अध्यक्षता की। राजनाथ सिंह ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में व्यापक विस्तार हुआ है और रक्षा, सुरक्षा व खुफिया सहयोग और मजबूत हुआ है। Has seen a growing convergence of strategic interests and enhanced defense, security and intelligence cooperation. Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के दृष्टिकोण के आगे बढ़ाने का माध्यम होगा। दोनों देशों को साझा वैश्विक एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए इस साझेदारी को मजबूत करना होगा। विदेश मंत्री ने कहा कि 2+2 संवाद के दौरान रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक संबंधों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। विदेश मंत्री ने बढ़ते व्यापार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार $200 अरब से अधिक हो गया है। To advance the vision of our respective leaders, building a forward-looking partnership while we construct a shared global agenda. In the 2+2, we will undertake, as we have done before,
a comprehensive overview of cross-cutting strategic defense and security ties, technology and supply chain collaborations, and people-to-people exchanges. Our meeting takes place even as we make rapid strides in all aspects of our bilateral agenda. Our trade is today in excess of $200 billion US. FDI is rising in both directions. A key focus of our discussions today will be the Indo-Pacific region. As we all know, India and US are key members of the Quad, which is scheduled to meet at a leaders level early next year in India. गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों का कल रंगारंग समापन हुआ। गोवा के पणजी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रही। इन खेलों में देश भर के खिलाड़ियों ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इनमें महाराष्ट्र 80 स्वर्ण पदकों के साथ पहले, सेना 66 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे, जबकि हरियाणा 62 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी विजेता है। उन्होंने इन खेलों की महत्ता और खिलाड़ियों की खेल कौशल की तस्वीर को सामने रखा। All the winners, but let me tell you, my young friends, every participant is a winner. This is mini India. Your 15 days must have been most memorable time of your life. You would have had the occasion to interact with your friends, north, south, east, west. आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपको देश के जज्बे का पता है। आप जब कोई मेडल जीतते हैं तो आपके दिल में एक ही बात रहती है, विश्व स्तर पर भारतीयता और भारत। सबसे बड़ा काम जो केंद्रीय सरकार ने किया है, तो पीटी उषा की संस्थान ने किया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, एंड दैट इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। कैच देम अर्ली, ट्रेन देम अर्ली, तभी ये होगा। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि इन खेलों में इस बार खेलों के सभी रंग देखने को मिले हैं। खिलाड़ियों में हार जीत से ऊपर उठकर जोश और अनुभव का मिश्रण भी दिखा। Games have been truly exceptional in every sense. We witnessed a remarkable display of talent, dedication, and passion with a record-breaking number of 43 sports. Expansion of sporting disciplines not only demonstrate the growth and diversity of sports in our nation, but also offers our athletes an even broader stage to showcase their abilities. समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।